सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आप लोग के पवन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतलगुत्री क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 51 से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट कर लिया पिछली वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी कि इसके 3 पार्ट हैं, तो ये दूसरा पार्ट आज यहाँ पर आप पढ़ने वाले हो। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, गंभीर दृष्टिबाधित बालक की दृष्टि क्षमता कितनी होती है? तो जो गंभीर दृष्टिबाधित होते हैं उनकी जो दृष्टि क्षमता होती है वो 2/20 होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, दृष्टिबाधित बालकों को किस लिपि की सहायता से पढ़ाया जाता है? तो ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते हैं उन्हें हम ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाते हैं और इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, इसीलिए उनके नाम के ऊपर ही इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 53 है, हकलाने के क्या कारण होते हैं? तो हकलाने के 2 कारण प्रमुख रूप से होते हैं। पहला है वंशानुक्रम, यानी कि बच्चा जन्म से ही हकलाता है। दूसरा है वातावरण, यानी कि उसे इस तरीके का वातावरण मिल गया कि वह वैसे ही बोलने लगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, श्रवण विकलांगता क्या है? सुनने संबंधी विकलांगता, तो किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरीके से आवाज सुनने में अक्षम होना श्रवण विकलांगता कहलाता है, यानी कि वह व्यक्ति पूरी तरीके से आवाज को सुन नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, श्रवण विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं? तो श्रवण विकलांगता के निम्न प्रकार होते हैं, चालकीय श्रवण दोष, संवेदनिक श्रवण दोष, मिश्रित श्रवण दोष, मध्यकर्ण श्रवण दोष और प्रकार्यात्मक श्रवण दोष। क्वेश्चन नंबर 56 है, सामान्य श्रवण बाधितों का सुनने का ध्वनि स्तर कितना होता है? तो ये होता है 31 से 51 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 57 है, गंभीर श्रवण बाधित बालकों का श्रवण बाधिता स्तर क्या होता है? तो जो बच्चे गंभीर रूप से श्रवण बाधित होते हैं, यानी कि जिन्हें सुनने में दिक्कत होती है, उनका जो सुनने का स्तर होता है वो कितना होता है? तो इन बालकों का जो सुनने का स्तर होता है वो 70 से लेकर के 89, यानी कि 70 से 89 डेसिबल तक की श्रवण बाधिता इनको होती है। यानी कि इतनी तेज आवाज में शायद जो सामान्य व्यक्ति हो उसके कान में ये बिल्कुल ही अच्छा ही ना लगे, शायद उसे बहुत तेज आवाज सुनाई दे जो सामान्य रूप से हम आप सुनने वाले हैं। लेकिन जो श्रवण बाधित है गंभीर रूप से, उनको शायद इतनी तेज आवाज में बोलने पर कहीं जाकर के थोड़ा बहुत सुनाई दे। क्वेश्चन नंबर 58 है, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो डेसिबल अंक, ये जो 70 से 89 यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 59 है, पूर्ण श्रवण बाधित बालक में कितने डेसिबल तक की श्रवण बाधिता होती है? तो 90 डेसिबल। ये वो आवाज होती है जो हमारे कान बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, समस्यात्मक बालक किन्हें कहते हैं? तो समस्यात्मक बालक वे बालक होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं को उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो समस्यात्मक बालक वही बालक होते हैं जो अपने घर वाले, जिनके घर वाले भी उनसे परेशान होते हैं, जिनके स्कूल वाले भी परेशान होते हैं, जिनके आस पड़ोस के लोग भी उनके व्यवहार से परेशान होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो चोरी करते हैं, जो हिंसा करते हैं, जो धमकाते हैं, डराते हैं, तो ऐसे बच्चे समस्यात्मक बालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, वाक दोष के प्रकार बताइए। तो वाक दोष निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें आवाज की समस्या, प्रक्रियात्मक तथा उच्चारणात्मक दोष, हकलाना, देर से बोलने वाला, ये सब होते हैं वाक दोष के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 62 है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कैसे की जाती है? तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान निम्न प्रकार से की जाती है, शैक्षिक परिणामों के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं, मानसिक परीक्षण करते हैं उनका, व्यवहार के आधार पर और शिक्षण के आधार पर। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, प्रतिभाशाली बालक की पहचान किस तरह कर सकते हैं? तो उसके उपलब्धि परीक्षण द्वारा, प्रवणता परीक्षण द्वारा, बुद्धि परीक्षाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो शैक्षिक रूप से, यहाँ पर आप देखिए, सामाजिक रूप से, मानसिक तथा शारीरिक भिन्नता के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 65 है, समस्यात्मक बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे? तो निरीक्षण द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, अभिभावकों से बातचीत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 है, मानस मंद बालक कौन से होते हैं? तो वह बालक जिनकी मानसिक योग्यता औसत से कम होती है, वे मानस मंद बालक या मानसिक रूप से कमजोर बालक कह सकते हैं इनको हम। क्वेश्चन नंबर 67 है, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो इनकी 70 से कम होती है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 68 है, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? तो मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे ही हम बुद्धि लब्धि कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में बताया भी है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। जैसे कि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो हम इसमें 100 से गुणा करके उसकी बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। तो उसकी बुद्धि लब्धि आ गई 120। क्वेश्चन नंबर 70 है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक से आप क्या समझते हैं? तो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बालक वे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 2 भागों में, सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन। क्वेश्चन नंबर 72 है, मंद बुद्धि बालक का लक्षण बताइए। तो मंद बुद्धि बालक जो होता है वह मूढ़ होता है, इसलिए उसमें सोचने समझने और विचार करने की जो शक्ति होती है वो कम होती है। मानसिक रूप से कमजोर बालक होता है, आप ये कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है, मंद बुद्धि बालक कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल रूप से यह बालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मंदित मना बालक और दूसरा है धीमी गति से सीखने वाले बालक। क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं, मानसिक पिछड़ेपन के आधार क्या हैं? कोई बच्चा मानसिक रूप से पिछड़ा है तो उसके कौन कौन से आधार हैं? शैक्षिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, व्यवहारिक पिछड़ापन। क्वेश्चन नंबर 75 है, बुद्धि लब्धि एवं सामाजिक सामर्थ्य को मापने के लिए किन किन विधियों को अपनाया जाता है? तो बुद्धि परीक्षण किया जाता है, समाज मितीय तकनीकी, अनुकूलित व्यवहार का मापन, व्यवहार निरीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि, संचयी अभिलेख, इन सब के माध्यम से बुद्धि लब्धि और सामाजिक सामर्थ्य को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, अभिवृत्ति क्या है? तो अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 77 है, गणितीय ब्रेल कोड का क्या तात्पर्य है? तो दृष्टि बाधित छात्रों द्वारा ब्रेल के माध्यम से गणित सीखने के लिए एक कोड का प्रयोग किया जाता है जिसे गणितीय ब्रेल कोड कहते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जिन्हें देखने में समस्या है, उन्हें जब गणित सीखना होता है तो वह गणितीय ब्रेल कोड के माध्यम से वह गणित सीखते हैं। इसी का प्रयोग करके, गणितीय ब्रेल कोड का प्रयोग करके वह गणित सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, वास्तविक आयु क्या होती है? वास्तविक आयु से तात्पर्य उस आयु से है जो उसकी बुद्धि परीक्षण देते समय होती है। वास्तविक आयु का मतलब है कि बच्चा जब से पैदा हुआ है वो कितने साल का हुआ है, बस यही उसकी वास्तविक आयु है। क्वेश्चन नंबर 79 है, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है? तो बुद्धि परीक्षण के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। और अगर यहाँ पर सामान्यतः लिख करके पूछता है सामान्यतः बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है, तो आपको सिर्फ सिंपल सही बताना है कि 2 प्रकार का, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 80 है, ब्रेल लिपि क्या है? तो ब्रेल लिपि उभरे हुए 6 बिंदुओं की एक ऐसी लिपि है जिसे स्पर्श द्वारा यानी कि छू कर पढ़ा जाता है। और यह लिपि किसके लिए है? यह लिपि ऐसे बच्चों के लिए जो देख नहीं सकते हैं, दृष्टि बाधित हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, निर्देशन क्या? निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशन के माध्यम से एक व्यक्ति निर्देश देता है और वह निर्देश देता है और वह क्या करता है? वह सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाता है, यानी कि समस्या का समाधान बताता है, लेकिन उसको समस्या को हल कौन करता है? छात्र करता है या विद्यार्थी करता है? यह सिर्फ और सिर्फ समस्या का समाधान बताते हैं, समस्या को समझाने का तरीका बताते हैं, बच्चे को रास्ता दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, परामर्श से आप क्या समझते हैं? तो परामर्श को स्व समायोजन की ऐसी प्रक्रिया माना जा सकता है जिसमें परामर्श लेने वाले को इस तरह सहायता दी जाती है कि वह पहले से अधिक स्व निर्देशित एवं स्व उत्तरदायी बन सके। तो परामर्श में सामान्यतः 2 व्यक्ति होते हैं, कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं, जिनमें एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को राय या सलाह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, परामर्शदाता कौन होता है? परामर्शदाता वह व्यक्ति होता है जो छात्रों को सलाह देते हैं कि कोई भी कार्य किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो परामर्शदाता जो भी सलाह देने वाला व्यक्ति होता है वही परामर्शदाता होता है। क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं, परामर्श के रूप बताइए। तो संकटकालीन परामर्श, उपचारात्मक परामर्श, निवारक परामर्श और रचनात्मक परामर्श। क्वेश्चन नंबर 85 है, परामर्श की कौन कौन सी विधियां हैं? तो परामर्श की विधियां हैं निर्देशात्मक परामर्श देना, अनिर्देशात्मक परामर्श देना और समन्वित परामर्श देना। क्वेश्चन नंबर 86 है, मार्गदर्शन से आप क्या समझते हैं? तो उचित राह से भटके व्यक्ति को सही मार्ग बताना ही मार्गदर्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 87 पर आते हैं दोस्तों, परामर्श में सहयोग करने वाली किन्हीं 2 संस्थाओं का नाम लिखिए।
ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज कहलाता है, तो यहाँ पर हम प्रयागराज अब लिखेंगे। फिर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डायट। क्वेश्चन नंबर 88 है, जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ के द्वारा, चीफ मेडिकल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला कहाँ है? तो यह कहाँ है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 90 है, मनोविज्ञान शाला की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1947 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 91 है, मनोविज्ञान शाला का प्रमुख कौन होता है? तो पदेन निदेशक होता है। जो सबसे बड़ा पद होता है इसमें वह पदेन निदेशक का होता है या निर्देशक। यहाँ पर निदेशक होगा, निर्देशक नहीं। क्वेश्चन नंबर 92 है, मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा की गई थी। आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, मनोविज्ञान शाला का प्रमुख कार्य क्या है? तो बाल तथा शैक्षिक निर्देशन और परामर्श देना, दोनों काम है। क्वेश्चन नंबर 94 है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र स्थित है? तो 10 मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 95 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो डाइट की स्थापना भारत सरकार द्वारा सन 1986 में की गई, लेकिन 1987 से इसने कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया था। और ये डाइट की जो स्थापना हुई वो किसके द्वारा की गई? भारत सरकार द्वारा, लेकिन इसकी संस्तुति किसमें की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में डाइट की स्थापना की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 96, निरीक्षण से आपका क्या तात्पर्य? निरीक्षण का तात्पर्य परीक्षा लेना, और परीक्षा का तात्पर्य है सफलतापूर्वक एवं आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करना। तो निरीक्षण का तात्पर्य यही है कि परीक्षा ले करके फिर उसका सफलतापूर्वक एवं आलोचनात्मक दृष्टि से क्या करना? जांच करना। क्योंकि निरीक्षण में क्या होता है कि हमको केवल अच्छाइयां ही नहीं, कमियों को भी ढूंढना है और उन कमियों का फिर हमें सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 97 है, पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 98 है, निरीक्षण कितने प्रकार का होता है? तो निरीक्षण यहाँ पर आप देखिए संशोधनात्मक होता है, विरोधात्मक होता है और रचनात्मक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निरीक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है? तो निरीक्षण की प्रमुख विधियां विद्यालय में जाना, विद्यालय को नवीन आयामों की सूचना देना और प्रदर्शन पाठों का आयोजन करना। क्वेश्चन नंबर 100 है, कुछ गैर सरकारी संगठनों का नाम बताइए। तो सीबीएसई, आईसीएसई, एनसीईआरटी, तो दोस्तों ये गैर सरकारी नहीं है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यह सरकारी है। तो सीबीएसई और आईसीएसई आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पार्ट 2 भी आपने खत्म कर लिया। दोस्तों यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको सारे विषयों की मास्टर क्लास चाहिए, सारे विषयों की हैंड रिटन नोट चाहिए, सारे विषयों के पवन से ज्यादा सीरीज की वीडियोस और नोट्स चाहिए, इसके अलावा सारे के सारे विषयों के हर चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में मिलेंगी। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स से मिल जाएगी। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया है वो भी हम आपको बताएंगे, अगर आप कमेंट करके हमसे पूछेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल गई होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, और आप सारे के सारे वीडियोस को देखेंगे और जहां कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। इससे पहले की वीडियोस की भी लिंक मिल जाएगी, आप सारे के सारे वीडियोस को देखिए दोस्तों, और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको सही समय पर सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिलेगी, जिससे कि आपको ऐसा नहीं है कि अगर यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप वीडियो को नहीं देख पाओगे। आसानी से वहां पर आप जाकर के वीडियो को देख पाएंगे और सारे के सारे लेक्चर्स को अटेंड कर पाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो और आप सभी लोग एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा। चैनल से बने रहिए दोस्तों। जय हिंद।